दोस्तों, पॉडकास्ट की आज की इस कड़ी में आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 2016 आरएस को पनवेल रैंक के साथ क्रैक किया है। जयपाल सिंह जी राठौड़ साहब, महादेव डिजिटल स्टूडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज और शिक्षा कैसी रही है, किस तरह से हुई, उसके बारे में थोड़ा इनसे रूबरू करवाइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत आभार मारवाड़ की खनक कार्यक्रम के लिए। जी सर। आप सभी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मारवाड़ के युवाओं के लिए और राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। आपने वो जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मूल रूप से मैं जोधपुर जिले में रंसी गांव है मेरा, एक्चुअली बिलाड़ा के पास में, वहीं का निवासी हूँ और उसी गांव से मैंने 12वीं तक की जो एजुकेशन है वो वहीं से प्राप्त करी थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपाड़ शहर और राजकीय माध्यमिक विद्यालय रंसी गांव से मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज एजुकेशन के तौर पे मैंने अपना बीएससी और एमएससी कराए और वो मैंने जोधपुर जिले के लाचू मेमोरियल कॉलेज से ही पास किया है और एमएससी के बाद में मैंने बीएड किया। वैसे स्कूलिंग मेरी हमेशा से अच्छी रही है और मैं स्कूलिंग के अंदर हमेशा से ही अच्छे स्टूडेंट्स के तौर पे काउंट होता रहा। परसेंटेज वाइज भी मैंने हमेशा टॉप किया है। तो स्कूलिंग बैकग्राउंड के तौर पे देखा जाए तो मैं हमेशा स्टूडियस स्टूडेंट्स के तौर पे गिना जाता था। कॉलेज के बाद में मैंने वैसे बीएड भी करा और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में मैंने ऑल ओवर राजस्थान में 4th रैंक था उस समय। और आफ्टर दैट मैंने आप टीचर भी रहे हैं जी। बीएड के बाद में मेरा चयन सेकंड ग्रेड टीचर के तौर पे हो गया था, तो मैं 2 साल तक सेकंड ग्रेड का अध्यापक के तौर पे भी मैंने कार्य किया। ये आप टीचर तो रहे हैं, लेकिन टीचर के बाद में प्रशासनिक सेवा की तरफ आपको प्रेरणा कैसे मिली? इसकी अगर बात करें तो वैसे मैं आपको बता दूं, स्कूल एजुकेशन के टाइम से ही हमारे घर का माहौल भी ऐसा था। शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट के लिए मेरे एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स ने मुझे उसको लेकर बड़ा मोटिवेट किया। जी, फैमिली में भी मेरे 1-2 बड़े ऑफिसर्स रहे पुलिस में, तो उनको देख के वो शुरू से एक स्पार्क था इन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के प्रति, इन सर्विसेज के प्रति। तो स्टार्टिंग से ही मेरा ये मोटिव ज़रूर था कि आगे जाकर कॉलेज के बाद में इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन और इनमें अपना चयन 100% करवाना। सर, आपने बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त की है, तो इसमें प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, मेंस के लिए आपने कोई विशेष चयन प्रणाली, बुक्स वगैरह या कैसे तैयारी की है, ताकि हमारे जो श्रोता है, हमारे जो विशेष तौर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे प्रेरित हो, मोटिवेट हो, आप थोड़ा सा बताइए। वैसे मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। कॉलेज एजुकेशन के अंतिम वर्ष के समय से ही हमारे दिमाग में ये था कि इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लीजिए। इसी वजह से उस समय के दौर से ही हमने स्पेशली वो तौर पे न्यूज़पेपर और कंपटीशन एग्जाम्स को लेकर जो भी बुक्स और मैगजीन्स आती है उनको देखना शुरुआत कर दी थी। उससे फ़ायदा ये मिला कि जब हमें कोर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की बारी आई, उससे पहले हमारे दिमाग में एक फ्रेम जरूर था कि इस प्रकार का एग्जाम होता है, इस प्रकार से इन एग्जाम्स को क्रैक किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगा दर्शकों के माध्यम से कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपने चयन की कि उनको पढ़ा जाए तो काफ़ी इजी हो जाए मामला? जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपको फ्यूचर में इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन के टाइम से ही आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें। उसी समय से हैबिट होनी चाहिए कि आप अच्छी मैगजीन्स, चाहे जो भी कंपटीशन मैगजीन्स उस समय के मार्केट में अवेलेबल हो, जो आपको अपडेट करती हो, जैसे हमारे समय में क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण, इन एग्जाम्स या इन मैगजीन्स को देखना शुरुआत कर दी थी। और उससे बड़ा फायदा ये भी होता था उस दौर के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स वो जिनका किन्हीं एग्जाम्स में पहले हो चुका है, वो चयन हो चुका है, उनके इंटरव्यूज वो छपे हुए होते थे। तो वो बड़ा हमारे लिए एक प्रकार से स्पार्क का काम करते थे, हाँ, और मोटिवेशन का काम करते थे। तो वो किताबों की वजह से हमें 2 फायदे मिला। एक तो हमें जो भी करंट इश्यूज थे उसमें अपडेट होने का मौका मिला, इन एग्जाम्स की ग्रेविटी समझ में आई, और जो ये हीरोज थे उस समय के, उनके बारे में बहुत अच्छे से देखने का अवसर मिला। सर, ये तो ही हुई है प्रीलिम्स की तैयारी, लेकिन मेंस के लिए कोई प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ ऐसा? जी, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो अभी मैंने जो पॉइंट्स बताए, ये मैंने उस दौर के हैं जब हमने प्रॉपर तैयारी करना शुरू ही नहीं किया था। उस दौर की बात है जब मैंने फॉर्म भर के भैया प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करनी है। तो वैसे मेरा ये मानना है कि प्री और मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा अलग करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
है ना। बट अगर हम ये देखें कि कंप्लीटली अलग किया जाए तो वो तो ठीक नहीं है। इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है कंपटीशन एग्जाम्स की, उसमें स्टार्टिंग से ही आप प्री के साथ ही मेंस की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी, पर्सोना वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, बॉडी लैंग्वेज वाइज, वो सारी प्रिपरेशन एक साथ ही होती है वैसे देखा जाए तो। लेकिन जब हमने तैयारी स्टार्ट करी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग किताबों का चयन, और उसमें हमारे सीनियर्स ने बड़ी हेल्प करी थी। हमसे पहले जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका बड़ा रोल रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प भी करी, अच्छी चीज़ें भी बताई। मार्केट में जो नोट्स, जो किताबें अवेलेबल थी वो भी परचेज करी, और हमने ये भी देखा कि पुराने प्रीलिम्स के पेपर किस हिसाब से आते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो आपके लिए आई ओपनर होते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में कौन से टॉपिक से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक माइंड मेकअप करने के लिए आपको उन पेपर का क्रिटिकल एनालिसिस करना, उन पेपर को बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे, जब मैं मेरी तैयारी की बात करता हूँ प्रीलिम्स की, तो मैंने एक्चुअली RS 2 बार क्रैक किया था, RS 13 एंड RS 16, इन दोनों में मेरा चयन हुआ है। तो 2 बार मैंने जब, और यही 2 प्रयास मेरे थे और दोनों ही प्रयासों में मेरा चयन हुआ है। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो उस दौर में हमने यही किया था कि सिलेबस जो था अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको वो चिपका दिया था। पुराने पेपर्स देखने से आपके दिमाग में फ्रेम ये बनता है कि कौन से टॉपिक से जो भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सेंस क्या होगा, उसको आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ वो सेंस करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पैटर्न किस हिसाब से होगा और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसके लिए पुराने जो भी वो पेपर्स होते हैं उनकी स्टडी करना और उनको ढंग से देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको सिलेबस को टू द पॉइंट एक बार के लिए, 2-3 बार के लिए क्लियर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। स्पेशल तौर पे देखा जाए तो हमें जो भी अपने आसपास होने वाली घटनाएं हैं उनको लेकर अवेयर होना पड़ता है। तो आपको न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा बजट, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से अपडेट होना पड़ता है। और अपडेट होने के साथ में इन चीज़ों से जो आपके क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे वो भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। बाकी वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स की तैयारी जो है अपने पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो पढ़ा है उसका जीस्ट जरूर आता है उसके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है। ये मेंस में भी ऐसा ही कुछ? मेंस भी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा जब भी आप तैयारी करते हैं या आप शुरू से आप जो पढ़ते आ रहे हैं, चाहे पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ा होगा, कॉलेज में जो भी पढ़ा होगा या जो भी आपने प्रिपरेशन के समय पढ़ा होगा, होता क्या एक्चुअली सर, मेरा ये मानना है कि आपके दिमाग में नॉलेज की एक बास्केट प्रिपेयर होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। मेंस के टाइम में हमें इतना करना होता है कि उस बास्केट में से आवश्यक चीज़ें ड्राफ्ट करके आंसर में इंकलकेट करनी होती है। ये जिसको समझ में आ जाता है उसका मेंस का भी चयन हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि टू द पॉइंट सिलेबस करना, रिवाइज करना, और उसमें आपने जीवन भर में जो भी सीखा है 25 साल 22 साल के इतिहास में जो भी आपका टाइम रहा है, स्टडी के तौर पे रहा है या दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में रहा है, वो ज्ञान भी आपको अपने आंसर में दिखाना पड़ता है, उसके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में, अपने ओपिनियन दिखाने के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का बड़ा रोल प्ले होता है। इसका मतलब लेखन शैली का भी काफ़ी रोल होता है सर, इंपॉर्टेंस है इसमें एग्जामिनेशन में? मेंस का अगर मैं कहूँगा तो ज्ञान और संप्रेषण दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, लेखनी। जी बिल्कुल। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ज्ञान तो फर्स्ट नीड है, अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। ज्ञान के साथ में आपकी ड्राफ्टिंग में मेन रीज़न 2-3 तरीके के होते हैं। क्वेश्चन में ये होता है कि कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपके पास बहुत सारी बातें हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास बहुत सारी बातें हैं, और आपको ये भी लगता है कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा आपको प्रैक्टिस से आएगा। सारगर्भित बात कहने के लिए, है ना, और आपके पास स्पेस की वो लिमिट है, उस लिमिट को देखते हुए कोई भी टॉपिक या कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं, जो आप एग्जामिनर को पढ़वाना चाहते हैं, वो रहे नहीं, ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मेंस में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो रहता है संप्रेषण का। अच्छा, आगे हम साक्षात्कार की बात करते हैं, उसका भी क्या रोल रहता है? जी, वैसे मेरा ये मानना है कि जो आदमी मेंस क्लियर करता है, प्री एंड मेंस क्लियर करने के बाद में इतना ये क्लियर हो जाता है कि वो राजस्थान के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में, स्टूडियस बच्चों में से है, तो निश्चित तौर पर उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तो अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं सर, तो इंटरव्यू में अपडेशन, और एक बात पुनः वापस वही कहूँगा, आपका संप्रेषण शैली,
आप अपनी बात को इंटरव्यू लेने वाले को किस हिसाब से आप इम्प्रेस करते हैं। इम्प्रेस करने का मतलब ये होता है कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं करके आप उन्हें जेन्युइन लग जाएं, और जिसको हर टॉपिक पे जानकारी है, अगर ये बात उनको लगती है तो निश्चित तौर पर आपका साक्षात्कार अच्छा जाता है सर। मैं ये सिविल सर्विसेज की बात करता हूँ, इसमें भाषा के माध्यम का भी कोई रोल, भूमिका, कोई विशेष ऐसा कुछ है? वैसे तो भाषा का मैं जो रोल समझ पाता हूँ वो ये कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना, उसके लिए कोई भी वो मीडियम हो, अच्छी बात है। आप इजीली आप जिस मीडियम में आप कंफर्ट फील करते हैं वो मीडियम आप चूज़ करें। मैंने जो है वो हिंदी मीडियम से ही इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक किया था, और मेरा ये मानना है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है कि पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर कुछ इश्यूज हो सकता है। कुछ जो भी वो टॉपिक्स होते हैं वो इंग्लिश में अच्छे दिए हुए होते हैं, कुछ टॉपिक्स हिंदी में अच्छे दिए हुए होते हैं। बट मेरा ये भी मानना है कि इस स्तर तक जो भी विद्यार्थी पहुंचता है, मेरे हिसाब से वो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों मीडियम में इक्वली कंफर्ट होता है, तो उसे इतनी दिक्कत नहीं आती कोई भी टॉपिक समझने में, करने में, एक्सप्रेस करने में। सर, हमारे जो युवा साथी है ये भी जानना चाह रहे हैं कि पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाया जाए या बड़े नोट्स बनाए, इसका कोई तरीका है ताकि एग्जाम के समय काफ़ी यूजफुल हो? वैसे तो सर हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है, तैयारी करने का भी अपना अपना एक मेथड होता है। फॉर एग्जांपल किसी को रात को पढ़ना पसंद होता है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद होता है, किसी को डे टाइम अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग अच्छी लगती है, तो व्हाटएवर जो उनका कंसर्न हो। बट मैं मेरा बता सकता हूँ जो मेरे लिए बड़ा फ्रूटफुल था। मैंने जैसे ये किया था सर कि जैसे 4 पेपर होते हैं आरएस मेंस में, मैंने ये किया था चारों पेपर के लिए 4 अलग अलग नोटबुक बनाई थी सर। अच्छा। एक पेपर के लिए एक नोटबुक थी सर मेरे पास, और उसमें मेरा एजेंडा ये रहता था, शॉर्ट नोट्स 100% बनाता था, स्पेशली उन टॉपिक्स पे वो जिन पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हों। मैंने वापस में अपनी बात को रिपीट करूंगा, पुराने सालों के पेपर्स देखने के बाद हमें ये आइडिया लग जाता है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जनरली उठाए जाते हैं, पिकअप होते हैं। उन टॉपिक्स को अच्छे से रेडी किया सर, उनके शॉर्ट नोट्स भी रेडी किए। उसके अलावा जो मुझे उस साल के पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लगे उनको भी मैंने इनकलकेट किया था सर। और उसके बाद स्पेशली वे टॉपिक्स जो मुझे याद नहीं हो रहे थे या जिनमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम और थोड़ी इश्यूज हो रहे थे समझने में, उनको तो 100% उनके वो नोट्स बनाए सर, वो शॉर्ट नोट्स बनाए सर। लेकिन वो इतने शॉर्ट होते थे कि एक नोटबुक में एक पूरा पेपर आ जाता है सर। वैसे देखा जाए तो एक पेपर के लिए 5-7 वो मेरे हिसाब से किताबें भी वो कम पड़ती है सर, लेकिन शॉर्ट नोट्स के तौर पे हमने एक नोटबुक में एक पूरा पेपर ड्राफ्ट कर लिया था। शॉर्ट नोट्स का मतलब है आप दूसरों के लिए नहीं बना रहे हो सर। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताता हूं मैं सर आपको, जब मेंस की रात से पहले आपको 4 घंटे में, 6 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में जब आपको रिवीजन करना पड़ता है तो आपको 50 किताबें नहीं उठानी पड़ती, वो नोटबुक आपके लिए सफिशिएंट है। और उस एक्चुअली सर वो जब आपने वो नोट्स बनाए तो आपने अपनी कमियों को और एग्जाम की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए, तो आपके लिए उससे इंपॉर्टेंट वो नोट्स कुछ नहीं हो सकते सर। सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कुछ रोल है? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर। ये एक्चुअली इसको हम इस हिसाब से मान लेते हैं कि ज़्यादातर लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी से पहले हार मान लेते हैं, और ये वास्तव में विडंबना रही है कि बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स सिर्फ इसी तौर पे इन सेवाओं में नहीं आ पाते कि वो लोग तैयारी नहीं कर पाते। कुछ पारिवारिक कारण भी होते हैं सर कईयों के, वो भी बड़ा रीज़न रहता है सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्येक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है और करना भी चाहिए सर। इस एग्ज़ाम की खूबसूरती यही है, कोई भी टॉपर नहीं है, कोई भी बैकर नहीं है, कोई भी लोअर नहीं है, कोई भी स्मार्ट नहीं है, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। इन सबको इक्वल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराता है सर। इंग्लिश वाले के लिए भी उतना ही स्कोप है, उतना हिंदी वाले के लिए स्कोप है सर, उतना ही साइंस वाले के लिए स्कोप है, उतना ही आर्ट्स वाले के लिए स्कोप है सर। तो अगर हम ओवरऑल देखें सर तो इस एग्ज़ाम की खूबसूरती है सर कि अगर आप में अच्छा कॉन्फिडेंस है तो 100% आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा सर। आपकी ये बात सुन के मुझे एक लॉन्ग फॉलो का एक कोटेशन याद आया है कि द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेंडेड बाय सडन फ्लाइट, बट व्हेन देयर फ्रेंड्स वर स्लीपिंग दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इनटू द नाइट। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। कोई भी जीवन की ऊंचाई एक उड़ान से तय नहीं की जा सकती है, बिल्कुल। इसके लिए रात जगानी पड़ती है और सतत मेहनत की जाती है सर। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? बिल्कुल 100%। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है आपको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से लग जाना चाहिए। 2 से 3 साल की तैयारी आप करते हैं तो आप इस एग्जाम के लायक बन पाते हैं कि आप मेंस क्रैक कर सकें, इंटरव्यू तक पहुंच सकें। लगभग कितना समय एक एवरेज स्टूडेंट के लिए हो सकता है? कोई ब्रिलियंट हो
ऐसा कुछ है? सर वैसे पुराना जो इतिहास रहा है उसमें आरपीएससी खुद अच्छा टाइम दे देती है सर, 2 से 3 साल का टाइम वैकेंसी में लग जाता है सर। तो अगर आप 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, वही मैं आपको बताता हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट और एक कंटिन्यूटी सर। इस एग्ज़ाम की खूबसूरती ये है कि अगर आपका इस एग्ज़ाम में चयन नहीं भी होता है, आप पर्सनैलिटी वाइज इतना ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। तो इसलिए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ओवरऑल एज ए ह्यूमन जो है आपकी ग्रोथ होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी ओपिनियन होती है, आप टॉपिक्स पे बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपको सुना जाता है और आपकी राय जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है सर। सर आपने बताया कि इसमें काफ़ी समय लग जाता है वैकेंसी आने में और इसकी पूरी प्रोसेस होने में, तो इस दौरान आपने भी काफ़ी कुछ समस्याओं को हैंडल किया होगा, पारिवारिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, या अपने दोस्तों का, या चारों तरफ कहीं भी प्रेशर हो, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये थोड़ा हमारे श्रोताओं को, युवा साथियों को थोड़ा बताइए आप। एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 2 स्टेज होती है, एक मोटिवेशन, एक सेल्फ मोटिवेशन। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के स्टार्टिंग के दौर की अगर हम बात करें, उस समय कोई भी स्टूडेंट हो सर, उसे 100% मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ये वीडियोस भी उसी समय बहुत कारगर साबित होंगे सर। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता जाता है, उसके बाद में उसे सर अपने आप को ही उसे वो बूस्ट करना पड़ेगा सर। तो वो जो दौर होता है सर, और विशेष तौर पे शांति काल में उस दौर की बड़ी आवश्यकता होती है सर। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के 2 काल गिने जाते हैं सर, एक शांति काल और एक अग्निकाल। जब वैकेंसी का पीरियड चल रहा होता है उस समय अग्निकाल आ जाती है सर, जब एग्जाम्स आपके पास आ रहे हो बिल्कुल। उस दौर में तो आदमी वैसे ही वो बूस्टअप रहेगा, हाईएस्ट अपने मोड पे रहेगा, हाईएस्ट एफिशिएंट रहेगा उस दौर में, तो वैसे भी वो तैयारी कर लेता है। शांति काल के दौर में मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट हो, उसे कंपैरेटिवली रिलैक्स रहते हुए अपनी, अगर उसकी कोई हॉबी है उसे भी वो साथ में चलाता रहे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से करे, पढ़ाई भी करे, 5-7 घंटे वो डेली उसे स्टडी भी करनी चाहिए। उसके साथ में अगर वीकेंड अगर चाहे तो इजीली वो बाहर भी जा सकता है, घूमने भी जा सकता है। तो ये ऐसी चीजें, इनके थ्रू वो अपने आप को इस एग्जाम में मेंटेन करके रख सकता है सर। सर आपने मोटिवेशन की जहाँ तक बात की, तो उसमें परिवार का या फ्रेंड सर्कल का कोई भूमिका है इसमें मोटिवेशन के? जी 100% रोल है सर। फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है, कंपटीशन फ्रेंडली है, घर वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं करते हो, इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरा परिवार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली वाले, वो हर आदमी उससे अफेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर वो आपको मोटिवेट वो करते रहे, टाइम पे बूस्टअप करते रहते हैं, तो 100% आपका मॉरल हाई रहता है सर। फ्रेंड्स की बात करते हैं तो सर फ्रेंड्स का तो मैं ये कहूंगा, कंपटीशन एग्जाम में हाईएस्ट अगर किसी को अगर मुझे वो रैंक अगर वो देनी हो सर, तो किताबों के बाद में अगर किसी का बहुत बड़ा रोल है तो सर वो फ्रेंड्स होते हैं सर। अच्छा सर। हाँ, और इससे कई उदाहरण है सर कि जब आप शाम को 4-5 बजे चाय की थड़ी पे इकट्ठे होके जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे होते हैं सर, तो अलग अलग ओपिनियंस आते हैं सर, और वो ओपिनियंस आपके लिए, मैं फिर दोबारा अपनी बात को यहाँ पे लेकर आऊंगा, आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, उसको पुशअप करता है, और आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव मिलता है। एक सब्जेक्ट के बारे में आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आपका दोस्त जो है वो आपका अनदर प्रोस्पेक्टिव आपको लाकर देगा, और वो निश्चित तौर पर इन कंपटीशन एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इन एग्जाम्स के अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें कई प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे सर, समालोचना, विश्लेषण, ये ऐसे वो शब्द होते हैं, इसमें आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव देने पड़ते हैं सर। वो दोनों प्रोस्पेक्टिव अगर आपको बिल्डअप करना है तो आपके दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। और मेरा ही एक उदाहरण सर, मैं कहानी कई बार इनकलकेट करता हूँ, ये बात मैंने कई बार बताई है सर। मैं और भवानी सिंह जी जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, रैंक 1 है सर उनकी हमारी बैच के अंदर जी सर, हम लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी एक साथ करी थी, एक ही बाइक पे जा रहे थे, और उन्होंने ही कहा था कि रैंक 1 मुझे लगता है इस बाइक से ही निकलेगी, है ना। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि ये बात मैंने आपके लिए बोली, पर भगवान ने उनकी वो सुनी और सरस्वती जी ने उन्हीं को रैंक 1 दी। तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि अगर 2 दोस्त 5 दोस्त अगर तैयारी साथ में करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहता है सर। एक जानना चाहते हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बार अपनी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में वो प्रेजेंटेशन उसका नहीं हो पाता है, कैसे इसको हैंडल किया जाए इस प्रेशर को? सर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो काफी रिलेट फील करेंगे इससे। सर एक किसान होता है सर,
वो पूरी सीजन एक फसल को उगाता है, उसके बाद उसको ग्रो करवाता है, पानी वानी पिलाता है, खाद बीज देता है और फसल पूरी तैयार हो जाती है सर। वैसे ही आपने कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली, आपकी फसल पूरी तैयार हो गई सर, लेकिन फसल को काट कर उतनी ही जिम्मेदारी से मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी भी उसी काश्तकार की होती है सर। तो उसी पैटर्न पे अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है, लेकिन अगर आपकी आंसर बुक के अंदर वो चीजें अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको हमेशा पछतावा रहेगा सर। और इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि बाहर आके आप ये नहीं कहें कि उस क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिख पाया। इस चीज को अगर रोकना है, और सर ये मैं आपको बता दूं, इन कंपटीशन एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं सर, लगभग उनमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट ने बाहर आके ये कहा होगा कि मैं उस पेपर को और अच्छे से कर सकता था। कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया, तो उसी वजह से उनका रिजल्ट भी बेस्ट हो जाता है। सर इस कंपटीशन एग्जाम में कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल, क्या भूमिका रहती है? जी, जो बच्चे स्टार्टिंग में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं सर, मैंने अपनी बात दोबारा बताऊंगा सर, मैंने जो जैसा कि बताया, दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है सर, एक तो मोटिवेशन और एक कंटेंट। प्रॉब्लम ये सर कि मार्केट में इतना कंटेंट है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सर। तो वहां पे कंपटीशन एग्जाम स्टार्टिंग के दौर में आपके लिए गाइड का रोल प्ले करती है, जो आपको ये बताती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे लिखना होता है। तो वहां एक बड़ा रोल होता है सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि वो स्टूडेंट को ये चीज वो सिखा देता है कि आपको शेड्यूल्ड होकर कैसे तैयारी करना चाहिए। मॉर्निंग में आप कोचिंग जाएंगे, इवनिंग में वो वापस आएंगे, वीकली एग्जाम देंगे, तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है सर। बाकी मेरे से अगर पर्सनली पूछा जाए तो सर अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर कोई भी कोचिंग आपको सक्सेस नहीं दे सकता। सर चयन के उपरांत आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया? निश्चित तौर पर आया। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका एज ए ह्यूमन बहुत ग्रो होता है सर। तो वैसे ही जब मेरा चयन हुआ तो उसके बाद में ओपिनियन या बात करने का तरीका, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सर मार्क, है ना। और उसी हिसाब से घर परिवार समाज के अंदर आपको थोड़ा सा भले ही जो सिलेक्शन की वजह से भी हो, बट एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाती है सर। और दूसरा एक जिम्मेदारी का भाव भी आ जाता है सर। सर एज ए अधिकारी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कुछ आप बदलाव लाना चाहते हैं? अधिकारी के तौर पर देखा जाए सर, तो वो जो भी वो टास्क हमें दिया जाता है सर, वो ऑन टाइम पूरा हो जाए। गवर्नमेंट की जो भी वो मंशा है वो धरातल पे उतरे, और प्रशासन और लोगों के बीच की जो भी दूरियां हैं उनमें कमी आ जाए सर, ये प्राथमिकता है सर। जैसे कि ये प्रोग्राम हमारे युवाओं को लेकर आए, तो हमारे युवा साथियों को कुछ कंपटीशन को लेकर कोई मैसेज हो, कोई प्रेरणा आप देना चाहें तो दीजिए। आप दीपो भाव इसे अपना जीवन प्रदर्शन बनाए, खुद की प्रेरणा खुद में ढूंढे, खुद का दीपक खुद बने। इसके अलावा शक्ति श्रद्धा या आगच्छति, आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, उस एग्जाम के लिए और उस एग्जाम से जुड़े हुए लोगों के लिए आपके मन में हमेशा श्रद्धा का भाव होगा, तो निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर भी आपको 100% सफलता देगा। सफलता में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है? सर वैसे तो मैन टू मैन डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर होते हैं सर। इसमें भाग्य का भी ऐसा रोल है कि उसको हम 100% नकार नहीं सकते। कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य का भी बड़ा रोल रहता है सर। तो और आमतौर पे मेरा ये मानना है कि इन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी 2 से 3 साल तो करनी ही पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट लगा रहे तो अंततः उसको सफलता जरूर मिलती है 100%। इनमें तो ऐसे कई उदाहरण है, वो जिनको आगे वाले प्रयासों में, तीसरे वो चौथे प्रयासों, पांचवें प्रयास में जिनको सफलता मिली है, और ऐसे लोगों को तो वास्तव में सैल्यूट करने का मन करता है जिन्होंने इतने सालों तक इन एग्जाम्स का पीछा किया, जब तक चुनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस रणनीति पे कार्य किया और अंततः सफलता हासिल करी। ये बधाई के पात्र है सर। आपका जीवन दर्शन कोई हॉबी हो तो कुछ दर्शकों को बताइए आप। सर हॉबी के तौर पे देखा जाए तो वो मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने की वजह से क्रिकेट खेलना, बातें करना, घूमने जाना, यही ज्यादा पसंद था सर। वर्तमान में वो कोशिश कर रहा हूँ बैडमिंटन और टेनिस सीख के कुछ थोड़ा बहुत हॉबी डेवलप। जैसा कि मैं पहले जानकारी ली थी आपके बारे में, तो आप सरल और स्वाभाविक व्यक्तित्व के धनी है सर। तो आप इन दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, विद्यार्थियों को भी बताना चाहेंगे कि जीवन में जितना सहज रहा जाए, सरल रहा जाए और स्वाभाविक रहा जाए, तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। यही कहना चाहते हैं सर आप? सहज और सरल वो रहने के लिए 2 चीजें मैं मानता हूँ। एक तो सेल्फ इवैल्यूएशन। कंपटीशन एग्जाम में जो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं वो इवैल्यूएट नहीं करते और इवैल्यूएट होना भी नहीं चाहते।
ये वो सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा मानना है आप अपने आप का परीक्षण करते रहे, लगातार करते रहे, जो टॉपिक्स वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करते रहे, अपनी कमियां स्पष्ट तौर पे पहचाने, और मेरा तो ये भी मानना है कि उनको स्वीकारने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए आपको। तो 100% आप ओरिजिनल रहेंगे तो 100% आपको सफलता भी मिलेगी सर इसमें। यानी किसी तरह का बहाना नहीं बनाया कि इस कारण से मैं सक्सेस नहीं हो पाया। अंततः यही उचित यही होता है सर, बहाना वो बनाते हैं जो पूरे मन से मेहनत नहीं कर पाते। सही बात है। वो इसमें ये भी हो जाता है कि कई कहना नहीं चाहिए, बाकी कई स्टूडेंट्स मान लो मैं ये वो कहना चाहूंगा, भावावेश जो तैयारी करने आते हैं उसकी बजाय आत्मावलोकन करके श्रद्धा के साथ में तैयारी करने आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे। 100%। तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जेडीए के डिप्टी डायरेक्टर सर यहाँ हमारे साथ थे, उन्होंने आपको बहुत अच्छी सारगर्भित जानकारी दी है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ये प्रेरणा लेंगे और आगामी परीक्षाओं में आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।